वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल विजन कैरियर क्लासेस। अपने मौर्य वंश अथवा मौर्य डायनेस्टी की अगली कड़ी में हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट यानी तीसरे सम्राट अशोक के बारे में। इसके पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं, सम्राट बिंदुसार और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वीडियो बना चुके हैं पहले ही। तो सम्राट अशोक को अशोक महान अथवा अशोक द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश की बात करें तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के महानतम सम्राट रहे, सबसे महान सम्राट रहे। अशोक की प्रसिद्धि की बात करें तो सम्राट अशोक को विश्व के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है। इन्हें अशोका द ग्रेट या अशोक महान भी कहा जाता है। साथ ही साथ अशोक को चक्रवर्ती सम्राट यानी कि सम्राटों के सम्राट की भी उपाधि प्राप्त है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक ये है कि भारत में यह उपाधि केवल सम्राट अशोक को ही प्राप्त है, यानी केवल अशोक को ही अशोक महान या अशोक द ग्रेट या चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त है। अशोक के सम्राट बनने का प्रसंग भी बड़ा रोचक है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा कि तक्षशिला के विद्रोह के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया और ये बताया कि जब तक्षशिला का पहला विद्रोह हुआ तो उस समय सम्राट बिंदुसार ने कुमार अशोक को तक्षशिला भेजा और वहाँ पे वह यानी कि कुमार अशोक सफल हो गया। इसी बीच सम्राट बिंदुसार क्या करते हैं, कुमार सुसीम को यानी अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित कर देते हैं। युवराज का मतलब अर्थात मौर्य वंश का भावी सम्राट, होने वाला अगला सम्राट। परंतु एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठता है और इस बार सम्राट बिंदुसार अपने महामाते राधागुप्त के कहने पे, अब राधागुप्त कौन है इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अपने जिनके महामाते हैं राधागुप्त के कहने पे युवराज सुसीम को तक्षशिला भेज देते हैं। इसी समय सम्राट का यानी कि जो बिंदुसार है उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तथा महामाते राधागुप्त के समर्थन से कुमार अशोक मगध की राजगद्दी पे आसीन हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, अशोक उसी समय तुरंत अपना राज्याभिषेक करवा लेता है, यानी कि जो राधागुप्त हैं ये सहयोग करते हैं उसका तुरंत राज्याभिषेक करने में। और तत्पश्चात इसके बाद अशोक ने क्या किया, उसने सुसीम की हत्या कर दी और सुसीम की हत्या करके वह मगध का अगला यानी कि तीसरा सम्राट बना। अशोक का वास्तविक जो राज्याभिषेक रहा वो 269 बीसी में हुआ। जो अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक है वो 269 बीसी में हुआ। इसके बीच यानी कि 273 बीसी से लेके और 269 बीसी तक 4 वर्षों तक वहां पे मगध में गृहयुद्ध चलता रहा। कई बौद्ध ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि इन 4 वर्षों में सम्राट अशोक ने अपनी सभी भाइयों की हत्या कर दी ताकि कोई भी मगध सम्राट बनने के लिए चुनौती न दे। कुछ बौद्ध ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन है कि सम्राट अशोक ने सम्राट बनने के लिए यानी मगध का सम्राट बनने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल यानी कि हत्या कर दी, लेकिन यह ज्यादा प्रामाणिक नहीं माना जाता और प्रामाणिक नहीं लगता है। और अशोक ने सम्राट बनने के बाद उसने जो है खुद को देवनामपी या देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दी। ये उपाधि अशोक ने स्वयं को यानी अपने आप को दी थी। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि देवनामपी या देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी अशोक के रूप में किससे जाना जाता है, किस सम्राट को जाना जाता है। तो किस सम्राट को जाना जाता है, सम्राट अशोक को जाना जाता है। सम्राट अशोक का जो सम्राट बनने का वो रहा प्रोसेस रहा वो काफी लेंदी रहा, यानी 4 साल तक युद्ध चलने के बाद फाइनली सम्राट अशोक जो है वो सम्राट बने। अशोक के धर्म के संबंध में भी काफी प्रश्न आते हैं और मौर्य वंश में बात करें तो सम्राट अशोक के बारे में तमाम प्रश्न जो तमाम हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। एक लेखक है कल्हण, उनकी पुस्तक है राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में अशोक के इष्ट देव के रूप में भगवान शिव का वर्णन है। यानी ऐसा माना गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि शुरुआत में वह ब्राह्मण धर्म का समर्थक था या उसको जो है अनुयायी था, उसका फॉलो करता था और शिव की आराधना किया करता था। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी क्या है, उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। और बाद में जब युद्ध विजय को त्याग करके वह धर्म विजय की तरफ बढ़ा तो धर्म के विजय के पथ पर जब वो चला तब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसे हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। सिंघली अनुश्रुतियों यानी कि सिंघल मतलब श्रीलंका की बात करते हैं तो सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश महावंश, ये 2 धार्मिक पुस्तकें हैं बौद्ध वंश की। तो दीपवंश और महावंश के बारे में वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम बौद्ध धर्म के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार एक बौद्ध भिक्षु हैं जिनका नाम वहाँ पे निग्रोथ लिखा हुआ है। उन्होंने ऐसा माना जाता है कि जो सम्राट अशोक रहे उनको दीक्षा दी। और इन्हीं कथाओं में निग्रोध को सुसीम का पुत्र बताया गया है। किसका? सुसीम का पुत्र, जो कि सुसीम की हत्या किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। और जब सुसीम की हत्या कर दी सम्राट अशोक ने तो उसके बाद जो उनका पुत्र रहा निग्रोध वह बौद्ध भिक्षु बन गया।
फिर उसी ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। एक अन्य ग्रंथ है दिव्यवदान, ये भी जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो दिव्यवदान के अनुसार एक भिक्षु का नाम आता है, बौद्ध भिक्षु, उनका नाम है उपगुप्त। उपगुप्त ने वहाँ लिखा है कि उन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, और यही जो मान्यता है वो सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी। ये क्वेश्चन वहाँ पे सही रहेगा इसका आंसर। और अशोक को बौद्ध धर्मानुयायी बनाने में मोगलीपुत्र तिस्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब मोगलीपुत्र तिस्य हैं कौन, इनके बारे में हम थोड़ा आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ देखें अगर बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म के संपूर्ण इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अशोक का ही स्थान आता है, यानी कि सर्वोपरि जो है बौद्ध धर्म में वो हमारे गौतम बुद्ध हैं, और उनके बाद सम्राट अशोक का ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म की संपूर्ण एशिया में प्रचार प्रसार जो करवाया वो किसने करवाया? सम्राट अशोक ने ही करवाया। संपूर्ण एशिया में मतलब कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान और तमाम देशों में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इसके साथ ही साथ जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनकी संगीत के बारे में देखेंगे। संगीत का मतलब बौद्ध संगीतियाँ हुआ करती थी। संगीतियों का मतलब आप स्पिरिचुअल मीटिंग से या कन्वोकेशन या गैदरिंग जैसे आजकल होती है उससे आप ले सकते हो। तो जब तृतीय बौद्ध संगीति हुई तो वह कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई। किसने आयोजित करवाई? सम्राट अशोक ने आयोजित करवाई। और उस समय जो मोगलीपुत्र तिस्य ने बताया था, तो उसकी जो तृतीय बौद्ध संगीति रही उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की। और अगर थर्ड बौद्ध संगीति की बात करें तो थर्ड बौद्ध संगीति हुई कहाँ? तो वो पाटलिपुत्र में हुई। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आता है। उसमें एक धर्म ग्रंथ है इनका जिसे बोलते हैं अभिधम्म पिटक। क्या बोलते हैं? अभिधम्म पिटक। अच्छा, अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक की रचना हुई है, कब हुई है? तृतीय बौद्ध संगीति में हुई है, उसके दौरान हुई। अभिधम्म पिटक है क्या? अभिधम्म पिटक जो है, आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध जो धर्म है इनके त्रिपिटक में से एक है। इनके जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका एक संग्रह है, उन्हें बोलते हैं त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक आते हैं। कौन कौन से? एक है अभिधम्म पिटक जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक विनय पिटक है और एक सुत्त पिटक है, यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये इन तीनों को बोलते हैं त्रिपिटक। किसके? बौद्ध धर्म के। तो इनमें से जो अभिधम्म पिटक है उनकी जो रचना हुई वो तृतीय बौद्ध संगीत या थर्ड कन्वोकेशन या थर्ड स्पिरिचुअल मीटिंग में हुई। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। और इनके बारे में ये जो ऐसा नाम है, अगर आपको क्लियरली नहीं मालूम चलता है तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नाम आपको दे देंगे। और उसी तृतीय बौद्ध संगीत के बाद क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षुओं को जगह जगह विभिन्न देशों में भेजा गया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसके बाद फिर देखते हैं कि इनसे संबंधित और क्या प्रश्न आता है। जो बिंदुसार रहे यानी कि अशोक के पिता रहे, वो हमने पहले बता दिया था कि वो आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर थे। तो सम्राट अशोक ने, एक और प्रश्न आता है कि सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए या भिक्षुओं के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। और गुफाओं का नाम क्या था? एक का नाम है कर्ज, दूसरे का चौपार, तीसरे का सुदामा, चौथे का विश्व झोपड़ी। 4 गुफाएं हैं। चारों गुफाओं का नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि चारों गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये जहानाबाद में स्थित है। और जहानाबाद कहाँ है? जहानाबाद बिहार में है। एक और प्रश्न आता है कि आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने जो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, वो गुफाएं वो किन पहाड़ियों में पाई जाती हैं? तो उनका नाम है बराबर की पहाड़ियों। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। चारों का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। वो कहाँ स्थित हैं? जहानाबाद में, बिहार में। नेक्स्ट बात करते हैं सम्राट अशोक के विजय से संबंधित यानी कि जो विक्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस की। तो विजय अथवा साम्राज्य की विस्तार की बात करें तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने चाणक्य के द्वारा कल्पित संपूर्ण अखंड भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इनके समय में मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इनके समय में मौर्य साम्राज्य नॉर्थ यानी कि उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों तक फैला हुआ था। साउथ में गोदावरी नदी के दक्षिण तक यानी कि मैसूर तक फैला हुआ था। ईस्ट में यानी कि पूर्व में बात करें तो बांग्लादेश तक फैला हुआ था। और वेस्ट में बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ तक इनका साम्राज्य पहुँच गया था। अशोक का साम्राज्य आज के संपूर्ण भारत, उसके साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार आदि के अधिकांश भूभाग पे इनका साम्राज्य विस्तृत था। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने चाणक्य के द्वारा कल्पित संपूर्ण अखंड भारत, जितना जो कुछ बाकी रह गया था चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा, वो पूरे पे इन्होंने अधिकार कर लिया।
अशोक महान का साम्राज्य जो है वो उनके नाम की तरह ही महान रहा। संपूर्ण भारतीय इतिहास को अगर देखें तो संपूर्ण भारतीय इतिहास में आज तक का सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य जो रहा वो सम्राट अशोक का ही रहा। यह भी वजह है कि उनको अशोक महान या अशोक द ग्रेट कहा जाता है। और इस महान साम्राज्य का विस्तार भी अशोक ने सिर्फ 8 वर्षों में किया। अभी इसके पहले आपको बताया था कि 269 बीसी में उनका राजाभिषेक हुआ, यानी कि वो वास्तविक राजा बने। उसके बाद 261 तक इतने 8 सालों में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे चल के देखते हैं। क्या हुआ कि 261 बीसी में जो सम्राट अशोक रहे, इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया और कलिंग पे आक्रमण करने के बाद वहां की राजधानी है तोसली, उस पर अधिकार कर लिया। एक और बात आती है कि कलिंग है कहाँ, ये क्वेश्चन आता है। तो कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कलिंग के बारे में एक और प्रश्न आता है कि कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? तो कलिंग जो है वो हाथियों के लिए यानी एलिफेंट्स के लिए प्रसिद्ध था। तो जब सम्राट अशोक ने वहां पे आक्रमण किया तो वहां पे बहुत ही भयंकर रक्तपात यानी कि नरसंहार हुआ। बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बना लिए गए। और इतना भयंकर रक्तपात और नरसंहार देख के सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इसीलिए कहा जाता है कि फिर उन्होंने युद्ध विजय को त्याग करके धर्म विजय को अपनाना शुरू किया, यानी कि युद्ध के रास्ते विजय न करके धर्म के रास्ते विजय करने का अभियान शुरू किया। और उसके तहत क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इतना जो है उनकी विजय के बारे में हमें ज्ञात है। फिर उनके अगर अभिलेखों की बात करें तो अगर अभिलेख की बात करें तो हमने पहले भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस किया अभिलेखों के बारे में। अभिलेख की बात करें तो भारतीय इतिहास में अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने ही करवाया है। अगर ये बात करें कि सबसे पहले अभिलेख का प्रचलन किसने करवाया है तो सम्राट अशोक ने ही अभिलेखों का प्रचलन करवाया भारतीय इतिहास में। अशोककालीन इतिहास मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और अभी तक अशोक के लगभग 40 अभिलेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और ये अभिलेख एक ओर तो उनके साम्राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं और वहीं दूसरी ओर उनके धर्म एवं प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों का हमें ज्ञान कराते हैं। और ये जो अभिलेख हैं वो अलग अलग देशों से, जैसे कि बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इन अलग अलग जगहों से ये अभिलेख हमको मिले हैं। और अगर इन अभिलेख की बात करें तो अशोक के यही अभिलेख बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन यानी कि सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण हैं। बाकी जो उनके प्रमाण थे वो धीरे धीरे मिटते गए, जो बाद में राजा या मुगल वगैरह आए वो बाकी चीज़ों को मिटाते चले गए, लेकिन ये जो इनके अभिलेख हैं वही बाकी रह गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अशोक के टाइम के जो अभिलेख हैं यही बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाण हैं। ठीक है ना। और जो अभिलेख लिखवाया अशोक ने वो कैसे लिखवाए, वो उन्होंने 3 तरीके से लिखवाए। पहले को बोलते हैं शिलालेख, जो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखे जाते थे। दूसरे को बोलते हैं स्तंभ लेख, ठीक है ना, इनको स्तंभों पे लिखा जाता था। तीसरे को बोलते हैं गुहा लेख या फिर गुफा लेख। ये क्या किए जाते थे, ये गुफाओं में लिखवाए जाते थे। तो अशोक ने 3 तरीके के अभिलेख लिखवाए, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख या फिर गुफा लेख। और एक और प्रश्न महत्वपूर्ण जो हमने बता दिया, आपको पहले ही इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत में अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने करवाया, तो सम्राट अशोक ने करवाया। अब अगर अशोक के अभिलेखों की भाषा के बारे में बात करें तो ये 4 भाषाओं में प्राप्त होते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ये 4 भाषाएं हैं। ग्रीक और अरमाइक, यहाँ ये जो इन भाषाओं के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खासकर अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाके से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी भाषा की बात करें तो खरोष्टी भाषा की अगर बात करें तो इनके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। एक और प्रश्न आता है खरोष्टी भाषा के संबंध में कि कौन सी ऐसी भाषा है जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है, तो वो कौन सी है, खरोष्टी भाषा। जैसे हिंदी क्या होती है, हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इसे बोलते हैं खरोष्टी भाषा। और ये जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो उनके जो अभिलेख रहे ग्रीक और अरमाइक वो अफगानिस्तान या उसके आसपास के इलाकों से प्राप्त हुए। खरोष्टी भाषा उसका अभिलेख जो प्राप्त हुए वेस्ट पाकिस्तान से प्राप्त हुए। बाकी जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए वो सारे यानी अधिकांश अभिलेख जो उनके प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि में शेष, ये लिखा हुआ ना कि शेष भारत में जो प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि अशोक के अधिकांश लेख जो है वो किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। अच्छा, और कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो इनके अभिलेख हैं उसमें वर्णित विषयों में मुख्यतः क्या है, मतलब किस चीज़ का वर्णन, किस चीज़ का उल्लेख है। तो उनके ज़्यादातर अभिलेखों में बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन है, विदेशों स्वदेशों में धर्म प्रचार का वर्णन है
और मानव को धार्मिक जीवन जीने की सलाह दी है सम्राट अशोक ने। ज्यादातर इन्हीं चीजों का वर्णन है। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अशोक का, जब पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वहां पे हम अशोक के अभिलेखों के बारे में और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे आते हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे तो अशोक के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन वहां पे हम कोशिश करेंगे अधिकांश इन चीजों को अच्छे से पढ़ने की। शिलालेखों की बात करें तो शिलालेखों के संबंध में प्रश्न आता है कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया शिलालेख को, या किसने खोज की शिलालेख की? तो टी फैंथलर इनका नाम आता है। टी फैंथलर ने 1750 में अशोक की शिलालेखों की खोज की, लेकिन वो उनको डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? डिसिफर्ड बाई, तो जेम्स प्रिंसेप, ये एक नाम है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के जो शिलालेख थे उनको डिसिफर किया, यानी कि उनकी लैंग्वेज को डिकोड कर लिया, पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है जहां पूछता है कि अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा? टी फैंथलर ने खोजा। कब खोजा? 1750 में। और किसने उसको डिकोड किया या डिसिफर किया, या किसने उस जो हमें शिलालेख मिले थे उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो किसने प्राप्त की? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। एक और प्रश्न आता है इनसे संबंधित जहां पूछता है कि इनके नंबर्स या संख्या क्या है। तो शिलालेख जो है वो 14 है, यानी कि 14 शिलालेख हैं। और अस्तंभ लेखों की बात करें तो 7 अस्तंभ लेख अशोक के बारे में, या अशोक के 7 अस्तंभ लेख मिले हैं। बाकी गुफा लेखों या गुहा लेखों की बात करें तो 3 गुहा लेख हमको मिले हैं, जो बराबर की पहाड़ियों की बात की थी वहीं पे। तो अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से अशोक का जो भी इतिहास है वो इन शिलालेखों पे ही आधारित है, यानी कि जो इनके शिलालेख हैं उनको पढ़ना जानना बहुत ही जरूरी है। ये जितने शिलालेख से संबंधित प्रश्न हैं उनको हम शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख या गुफा लेख से संबंधित जो भी प्रश्न है, यानी कि जितने भी अभिलेख से संबंधित प्रश्न है उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके साथ साथ वहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अशोक के बारे में, उनको हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे और देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे डिसमिस करते हैं, खत्म करते हैं, और इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अशोक का वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे और देखेंगे वहाँ पे कि उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।